Hello everybody, welcome back to my channel English with Amrita. Today we are going to study a poem Sailing to Byzantium composed by W.B. Yeats. His full name was William Butler Yeats. ये आयरलैंड के थे और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1923 में. जो पोम है सेलिंग टू बाइजेंटियम जिसको हमें आज पढ़ना है, ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1927 में और एक मैगजीन में अक्टूबर ब्लास्ट. ओके फिर 1928 में ये पोम फिर रीपब्लिश्ड होती है एक उनके दूसरे पोएटिक कलेक्शन में द टावर. इसमें 32 लाइन्स हैं. 4 स्टैंजा की पोएम है. एक स्टैंजा में 18 लाइन्स है. इस तरह से 32 लाइन्स हुई. ओके नाउ वी विल स्टडी दिस पोएम and we will see the line by line explanation. Okay, that is no country for old man. That is no country for old man. ये जो कंट्री है सिंबॉलिकली हम कह सकते हैं कि ये कंट्री आयरलैंड के बारे में बात कर रहे हैं. दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन. ये जो कंट्री है ये ओल्ड मैन के लिए नहीं है. ओके The young in one another's arms. जो यंग पीपल हैं, जो यंग लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इम्ब्रेस करने में लगे हुए हैं. ओके दे आर इंजॉइंग देयर यूथ. वो अपने यूथ को इंजॉय कर रहे हैं. बर्ड्स इन द ट्रीज. और बर्ड्स कहाँ हैं? बर्ड्स ट्रीज में हैं. ये दोनों चीज क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस से गुजर रही है. ओके Those dying generation. ये किसके लिए आया है? Birds in the trees के लिए आया है. Those dying generation add their song. ये जो भी generation है, चाहे birds in the trees हो या तो young men हो जो कि अपने youth को celebrate कर रहे हैं, ये क्या है? ये dying generations हैं. Add their song. ये अपने जीवन को जी रहे हैं. इनके हिस्से जो इनका song आया है, जो इनका गीत आया है, जो इनके काम आया है, जो इनका पर्पस है लाइफ का, वो उसको जी रहे हैं. ओके द सैल्मन फॉल्स, द मैक्रेल क्राउडेड सीज. सैल्मन इज अ काइंड ऑफ फिश. ओके एंड मैक्रेल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फिश. क्राउडेड सीज यहाँ पे दिखा रहे हैं कि नेचर इज ऑल्सो गोइंग इन इट्स ओन वे. जो नेचर है वो भी अपने नेचुरल प्रोसेस से आगे बढ़ रही है. जो सैल्मन है, जो सैल्मन फिश है, वो कभी ऊपर जाती है, फिर समुद्र में डाइव करती है. ओके एंड द मैक्रेल, और जो मैक्रेल है ये भी एक तरह की फिश है. क्राउडेड सी, वो पूरे सी में भर चुकी है रीजेनरेशन से. ओके रीजेनरेशन मैक्रेल ने इतना किया है कि वो पूरा समुद्र भर चुका है. यानी कि ये भी एक अपने प्लेजर, एक सेंसुअल प्लेजर में इन्वॉल्व है. ठीक है फिश, फ्लैश और फाउल. चाहे फिश की बात करें यानी कि जानवरों की बात करें, फ्लैश की बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, या फाउल. ओके चाहे और किसी फिनोमिना की बात करें. कमेंड ऑल समर लॉन्ग. ओके ये क्रिएट करते हैं. कमेंड मतलब क्रिएट करना. दे क्रिएट ऑल समर लॉन्ग. पूरे समर ये कुछ ना कुछ अपने क्रिएट करते रहते हैं, रीजेनरेट करते रहते हैं. ठीक है Whatever is begotten, born and dies. जो कुछ भी बनाया गया है, begotten जो कुछ भी बनाया गया है, जो कुछ भी पैदा हुआ है, born and dies वो मरता है. 3 प्रोसेस है. ठीक है पैदा होना, अपने टाइम को काटना धरती पे, और देन डाइज और तब मर जाना. ये 3 स्टेज है और सब लोग इसी में क्या है, लिप्त हैं. Everyone is involved in only 3 stages. Okay caught in the sensual music all neglect. जितने भी लोग हैं, चाहे फिश, फ्लैश एंड फाउल, जितने तरह की का जीवन है धरती पे, ये सभी लोग एक सेंसुअल म्यूजिक में इन्वॉल्व हैं. सब लोग सेंसुअल प्लेजर लेने में क्या है, बिजी हैं. ऑल नेग्लेक्ट, और ये सभी लोग नेग्लेक्ट करते हैं क्या, मोन्यूमेंट्स. मोन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट. मोन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट क्या है, जो वर्क ऑफ आर्ट है, जो विजडम का जो विजडम की जो आर्ट है, जो परमानेंट इटर्नल आर्ट है, इन सारी चीजों को लोग नेग्लेक्ट करते हैं. पीपल डोंट ट्राई टू लिसन इंटेलेक्चुअल टॉक.
कुछ भी स्पिरिचुअल विजडम एंड मोरल नॉलेज, कोई ऐसी नॉलेज नहीं लेना चाहता। और मोन्यूमेंट्स मतलब बॉडी ऑफ वर्क, ऐसी चीजों को लोग, आर्ट को निग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, एंड ऑल आर बिजी इन सेंसुअल म्यूजिक। ओके, आई होप यहां तक का क्लियर है। ठीक है, कोई भी क्लासिक वर्क्स नहीं पढ़ने चाहता, कोई भी स्पिरिचुअल वर्क्स नहीं पढ़ना चाहता, है ना, फिलोसोफर के आइडियाज नहीं पढ़ना चाहता। पीपल आर सो बिजी इन देयर ओन लाइफ एंजॉयिंग देयर सेंसुअल प्लेजर। आई होप कि यहां तक ये कंप्लीट है। ओके, नाउ मूव टू द सेकेंड स्टैंजा। एन एज्ड मैन इज बट अ पॉल्ट्री थिंग। एक जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो क्या होता है? पॉल्ट्री थिंग्स। पॉल्ट्री मतलब यूजलेस, पोल्ट्री मतलब होता है यूजलेस। एक बूढ़ा व्यक्ति घर में यूजलेस होने के अलावा कुछ नहीं है, उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, उससे कुछ भी नहीं पूछा जाता, ऐसा लगता है कि वो बस कोने में पड़ा हुआ है। अ टैटर्ड कोट, वो वैसे ही पड़ा हुआ है जैसे कि अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, जैसे कि एक फटा पुराना कोट खूंटी पे लटका हो, है ना, उसको कोई नहीं पूछता, ना उसको पहना जाता है, ना उसको वहां से उठा के किसी दूसरे जगह रखा जाता है, और ना ही उसकी कोई वैल्यू है क्योंकि उसकी कोई यूज नहीं है। वैसे ही एक बूढ़ा व्यक्ति टैटेड कोट के जैसे है, यहाँ पे मेटाफर है, अपॉन अ स्टिक। ओके, यहाँ पे इस लाइन में क्या है? मेटाफर है। वो एक खूंटी पे टंगे हुए फटे हुए कोट के जैसा है। अनलेस, तब तक, जब तक कि द सोल क्लैप इट्स हैंड्स एंड सिंग, जब तक कि उसका सोल किसी हायर पर्पस के लिए ना एस्पायर हो। जब यहाँ पे लिटरल अगर मीनिंग निकाले, तब तक जब तक कि उसका सोल जो है दोनों हाथ को क्लैप करके गाना न गाए। लेकिन इसका जो सिंबॉलिक मीनिंग ये आएगा, लिटरल मीनिंग तो ये होगा, सोल के पास कोई हाथ नहीं होता है कि वो गाना गाएगा, बट द सिंबॉलिक मीनिंग इज कि जब तक सोल अपने इटर्नल नेचर को सेलिब्रेट ना करे, जब तक कि वो इंटेलेक्चुअल उसको नॉलेज, उसको विजडम ना प्राप्त हो जाए, तब तक वो क्या है? वो एक टैटेड कोट अपॉन अ स्टिक के जैसे है। एंड लाउडर सिंग, इतना ही नहीं, सोल को चाहिए कि फॉर एवरी टैटर, हर एक टैटर, यहाँ पे फटा हुआ से नहीं सेंस निकालेंगे, अब हम यहाँ पे सिंबॉलिक मीनिंग निकालेंगे। टैटेड मतलब फ्लॉ, कमी, जो आपकी पर्सनालिटी में, जो आपके सोल में कमी है, तो हर एक कमी के लिए अ लाउडर सिंग, थोड़ा और ज्यादा सिंग करने की जरूरत है, यानी कि थोड़ा और प्योरीफाई होने की जरूरत है, थोड़ा और पिनांस करने की जरूरत है। इन इट्स मॉर्टल ड्रेस, मॉर्टल ड्रेस यहाँ पे क्या है? आपकी ह्यूमन बॉडी। क्या है यहाँ पे? ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को कहा गया है क्या? मॉर्टल ड्रेस। नॉर इज देयर सिंगिंग स्कूल। अब राइटर ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि कोई सिंगिंग स्कूल है जहां पे सोल जाएगा, कंपटीशन में पार्ट लेगा और उसको अवार्ड मिलेगा। नो, देयर इज नो सच स्कूल एग्जिस्ट, ऐसा कोई स्कूल एग्जिस्ट नहीं करता। बट कैसे वो इस इटर्नल नॉलेज को पा सकता है, कैसे वो सोल सिंग कर सकता है? बट स्टडिंग मोन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिसेंस। ठीक है, सोल को क्या करना है? लर्न करना है टू सिंग। वो कैसे सिंग करेगा? बाय स्टडिंग ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट। जितने भी पिनाकल ऑफ क्लासिक्स हैं, जितने भी बेस्ट वर्क्स हैं, ओके, उसको, ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट एंड विजडम को सोल को पढ़ना है। इसीलिए कहते हैं ना कि अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए, अच्छा सुनिए। आपका जो सोल है वो प्योरीफाई होता है, वो इस मटेरियलिज्म से ऊपर उठता है, वो समझ पाता है हमारे जीवन का असली मकसद, हमारे जीवन का असली पर्पस। जब आप ये समझ जाते हैं, your soul connects to the higher divinity, to the higher being that is existed in this in above in heaven। तो जो ऊपर बैठा है, जब आपका सोल प्योरीफाई होने लगता है, उतनी ही तेजी के साथ, उतनी ही प्योरिटी के साथ आप उससे कनेक्ट करते हैं, डिविनिटी से कनेक्ट करते हैं। तो क्या करना है? सोल को सिंग करने के लिए किसी स्कूल में नहीं जाना है, बल्कि उसको पढ़ना है। मोन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिसेंस, सबसे मैग्निफिसेंट वर्क ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, ऑफ आर्ट एंड विजडम, उसको पढ़ना है। एंड देयरफॉर, और इसलिए, आई हैव सेल्ड द सीज एंड कम, और इसी परफेक्ट वर्क ऑफ आर्ट एंड विजडम को पढ़ने के लिए, इसी सोल को सिंग कराने के लिए, आई हैव सेल्ड, मैं आया हूं,
द सीज एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम। मैं सी के रास्ते सेल करके आया हूँ द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम। मैं बाइजेंटियम जैसे पवित्र शहर में आया हूँ। अब एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जब ईट्स लिख रहे थे तो वो किसी बाइजेंटियम शहर जो कि फिजिकल एंटिटी में हो उस वहां नहीं जा रहे थे ना। तो वो समुद्र में सेल, जब SAIL इस सेल की जब बात करते हैं, जब सामुद्रिक रास्ते से आप कहीं जाते हैं, समुद्र में सेल करके जाते हैं तो उसको सेलिंग कहते हैं। और बाइजेंटियम कोई फिजिकल एंटिटी जैसा कोई नहीं था, जैसे कि इंडिया है, US है, कनाडा है, ऐसा कोई देश बाइजेंटियम नहीं था जहां पे जा रहे थे, ऐसी कोई सिटी नहीं थी। एक्चुअली ये मेटाफोरिकली यूज किए थे। जो बाइजेंटियम है, बाइजेंटियम ग्रीक सिटी है। ग्रीक सिटी बहुत पहले थी, ठीक है। यहाँ पे एक आते हैं एम्परर और एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। एम्परर कॉन्स्टेंटाइन आए और उन्होंने बाइजेंटियम का नाम बदल के रख दिया कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। इसका मतलब कि सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। बाद में और आगे चल के टर्की के जो प्रॉफिट मोहम्मद, जो किंग थे वहां के, मोहम्मद सेकंड करके, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट किंग, जो कि टर्की के थे, उन्होंने रोम, इस ग्रीक सिटी जो कि उस समय कॉन्स्टेंटिनोपल था, उस पर अटैक करते हैं। और जो बाइजेंटियम, जो कॉन्स्टेंटिनोपल उस समय था, बाइजेंटियम का नाम बदल के जो कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी थी, वहां के जो स्कॉलर्स थे, जो 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 इंटेलेक्चुअल्स थे, वो वहां से भागे अपने अपने वर्क्स को लेके, अपने लिटरेचर को लेके। और इस घटना को कहते हैं फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये हुआ था 1453 में, ठीक है। कॉन्स्टेंटिनोपल को और बाइजेंटियम को सिटी ऑफ आर्ट कहा जाता है, ओके। सिटी ऑफ आर्ट, सिटी ऑफ विजडम, क्योंकि सारी ज्ञान की किताबें, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज बाइजेंटियम में थी। परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटेलेक्चुअल्स लोग वहां पे रहते थे। तो उसी बाइजेंटियम की ये बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईट्स भी कहीं ना कहीं लाइफ में परफेक्शन की बात करते हैं, उस इमॉर्टल वर्क की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि बाइजेंटियम में जो जो लिटरेचर था, जो नॉलेज था, जो सिविलाइजेशन था, जो कल्चर था, वो इमॉर्टल रहा। वो आज भी उससे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, उसको क्लासिक्स कहा जाता है। डब्ल्यू बी ईट्स कहीं ना कहीं उसी इमॉर्टल बीइंग की बात करते हैं कि मैं भी एक मेटाफोरिकल, एक पैरेलल दुनिया में, एक मेटाफोरिकल वर्ल्ड में, मैं एक ऐसे शहर में जाना चाहता हूँ जहाँ पे सब कुछ इमॉर्टल हो इन द फॉर्म ऑफ आर्ट्स। आई होप कि मैंने समझा पाया है और आप लोगों को ये समझ में आया है, ओके। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड स्टैंजा, ओके। वेट फॉर अ मिनट, ओके। ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर। जैसा कि सेकंड पैसेज में डब्ल्यू बी ईट्स ने कहा कि मैं इसीलिए बाइजेंटियम सिटी आया हूं। तो अब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो डब्ल्यू बी ईट्स हैं वो बाइजेंटियम सिटी पहुंच चुके हैं। एक होता है कहीं पे जाना फिजिकली, एक होता है कहीं पे पहुंचना मेंटली। तो अभी हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि डब्ल्यू बी ईट्स बाइजेंटियम शहर में पहुंचे हैं अपने माइंड में, इमेजिनेशन में, अपने आइडियाज में। ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर। यहाँ पे सेजेस कौन है? सेजेस जो हैं वो हैं जो वाइज एंशियंट फिलोसोफर्स हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बहुत ही विजडम से भरे हुए थे, वो सेजेस हैं, ठीक है। सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर। एक, पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि नहीं होगा, रोम में जो चर्चेस बनते थे तो चर्च के दीवारों पे आर्ट्स बने होते थे, प्रिंटिंग, जैसा कि अभी हमारे यहाँ देखने को मिलता है शहरों में पेंटिंग्स बनती है। तो वहां पे चर्च के दीवारों पे उस वक्त की बात है कि सेजेस, जो जो सेंट्स थे, जो फिलोसोफर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, और भी तरह तरह के आर्ट्स को बनाया जाता था। ये एक तरह का एक तरीका था इमॉर्टल करने का। तो ये कह रहे हैं कि ओ सेजेस, ओ फिलोसोफर, ओ इंटेलेक्चुअल्स, जो तुम ये होली फायर में खड़े हुए हो, ठीक है, एज इन द गोल्ड मोजेइक ऑफ अ वॉल, ठीक है। ये जो वॉल के मोजेइक, वॉल पे जो एक मोजेइक पिक्चर बनी हुई है, जो तुम इस वॉल पे खड़े हुए हो, गॉड्स होली फायर, प्योर हो रहे हो तुम, गॉड के चारों तरफ खड़े हुए हो। कम फ्रॉम द होली फायर, तुम इस दीवारों से निकलो, तुम इस होली फायर से निकलो। पर्न इन अ जायर। जायर होता है समथिंग लाइक
गोल गोल ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये जायर का कॉन्सेप्ट WB ईट्स ने ही दिया है, ठीक है। पर इन अ जायर, मुझे पर मतलब प्योरीफाई कर दो, ठीक है। मुझे इस दुनिया के बवंडर से, ये जो दुनिया का जो बवंडर है गोल गोल चलता रहता है, मुझे इससे प्योरीफाई कर दो। एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल, और तुम मेरे मास्टर बन जाओ, ठीक है। मेरे सोल के मास्टर बन जाओ, मेरे सोल को सिखाओ कि कैसे सिंग करे, मेरे सोल को इनलाइटन करो। माई सोल, W. Beats is saying that my soul has been trapped in the materialism, in the materialistic world. मेरा जो हार्ट है, जो मेरा सोल है, वो गंदा हो चुका है इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह के। मेरे मास्टर बन जाओ और मुझे सिंग करना सिखा दो। सिंग करना मतलब सिखा दो, मतलब प्योर कर दो, मुझे इस सामाजिक बंधन से ऊपर उठा दो। ओ सेज इज ओके। कंज्यूम माई हार्ट अवे, मेरा ये जो दिल है, सिक विथ डिजायर, जिसके अंदर डिजायर भर भर के है, मैं अपने डिजायर से निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं बीमार हो चुका हूँ अपने डिजायर से। कंज्यूम माई हार्ट अवे, मेरा दिल, मेरे दिल को, मेरे हृदय को, मेरे सोल को मेरे शरीर से निकाल दो। अब यही एक रास्ता बचा है कि मैं इस दुनिया से, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से आजाद, फ्री हो जाऊं। ओके। एंड फास्टन टू अ डाइंग एनिमल, फास्टन मतलब किसी चीज से बंधा हुआ है ना, मजबूती से बंधा हुआ। तो यहाँ पे ये इंजाममेंट है, ये सीक विद डिजायर की जो मीनिंग है यहाँ तक आई है दूसरे लाइन में। कंज्यूम माई हार्ट अवे, मेरा जो सोल है, मेरा जो हार्ट है, उसको कहीं और लेके जाओ। व्हाई? बिकॉज सिक विद डिजायर, ये बीमार हो चुका है। क्यों? इसके अंदर बहुत सारी डिजायर्स हैं। एंड फास्टेड, बधा हुआ है, टू अ डाइंग एनिमल। डाइंग एनिमल किसके लिए आया है? ह्यूमन बॉडी में। किसके लिए आया है? ह्यूमन बॉडी के लिए आया है। I'm sorry. ह्यूमन बॉडी, डाइंग एनिमल, ह्यूमन। ये जो डाइंग एनिमल है, ये जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें ये मेरा जो सोल है ये जकड़ा हुआ है, मेरी इच्छाएं जकड़ी हुई हैं, मैं सेल्फिश हूँ, इस तरह के जो भाव है मेरे अंदर हैं, मुझे इन सब से मुक्त कर दो। इट नोज नॉट व्हाट इट इज, इसको पता ही नहीं है कि इसकी जो, जिसका जो स्टेटस है वो क्या है। मेरा जो सोल है वो डिजायर से भरा पड़ा है, ये मटेरियलिस्टिक हो चुका है, लेकिन नहीं जानता कि इसकी स्थिति क्या है। एंड गैदर मी, मुझे मेरे हार्ट को लेके जाओ, मेरे सोल को लेके जाओ। एंड गैदर मी, और मुझे कहाँ गैदर कर दो, कहाँ रख दो? इनटू द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी, इटर्नल आर्ट में मुझे प्लेस दे दो। यही मोजेइक वॉल में मुझे ऐसा बना दो कि मैं भी तुम लोगों में से एक हो जाऊं, और मैं इन मोजेइक वॉल में, जो चर्च के जो मोजेइक वॉल हैं, उसमें मेरा स्थान हो जाए। WB Yeats is asking for the permanence, परमानेंस की बात कर रहे हैं, और उनको पता है कि परमानेंस कहाँ है, इस दुनिया में नहीं है, इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, सिर्फ आर्ट में है। एक राइटर का सेल्वेशन का तरीका यही हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसको पता है कि आर्ट इमॉर्टल है, और अगर जो आर्ट में आ गया, जो जो आर्टिस्टिक थिंग्स में आ गया, वो क्या है? वो इमॉर्टल हो गया। तो ये एक तरीका है WB Yeats का इस दुनिया से सैल्वेशन पाने का। नाउ वी हैव कम टू लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोम, स्टैंजा नंबर 4। Once out of nature, I shall never take my bodily form from any natural thing. WB Yeats is so frustrated, and at the same time he's confessing what is there in his mind, that once out of nature, नेचर मीन यहाँ पे क्या है? बॉडी, फिजिकल, ये जो फिजिकल बॉडी है, ये जो नेचर है, एक बार मैं इस नेचर से बाहर चला गया, अगर एक बार मैं इस फिजिकल बॉडी से बाहर में चला गया, आई शुड नेवर टेक माई बॉडली फॉर्म, तो मैं फिर कभी भी बॉडली फॉर्म में नहीं आना चाहूंगा। फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग, कुछ भी बन के, ना मैं एनिमल बनना चाहता हूँ, ना मैं बर्ड्स बनना चाहता हूँ, ना ही मैं ह्यूमन बींग्स बनना चाहता, कोई भी नेचुरल थिंग में नहीं आना चाहता। बट सच अ फॉर्म एज ग्रीशियन गोल्ड स्मिथ मेक, बल्कि मैं कैसा बनना चाहता हूँ? एक ऐसे फॉर्म में आना चाहता हूँ जैसा कि ग्रीशियन गोल्ड स्मिथ बनाता है। अब क्या बनाता है ग्रीशियन गोल्ड स्मिथ? कैसा फॉर्म बनाता है? ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड इनेबलिंग, इनेबलिंग मतलब होता है डेकोरेटेड, गोल्ड से डेकोरेटेड, ठीक है,
कोई भी आर्ट बनाओ जो गोल्ड से बना हो, है ना, ऑफ हैमर्ड गोल्ड। मैं गोल्ड से सजा हुआ कोई भी वस्तु बनना चाहता हूँ। टू कीप अ ड्राउजी एम्परर वेक, और मैं किसी भी एम्परर के, किसी भी राजा के किंगडम में मैं प्लेस हो जाना चाहता हूँ, और वो राजा मुझे देख देख के, या जो भी प्रजा है, जो भी वहां का की गवर्नमेंट है, जो भी लोग हैं, वो मैं एक ऐसा आर्ट बनना चाहता हूँ कि वो लोग मुझे देख के जगे रहें। जगे रहना मतलब कि बी इन देयर कंसाइंस, वो भी कहीं ना कहीं मेरे जैसा आर्ट बनने की सोचें। तो वो जो एक ड्राउजी है कि लाइफ ऑफ नेग्लिजेंस में अगर जी रहे हैं, तो ऐसी लाइफ को त्याग कर वो एक फुल ऑफ कॉन्शियस माइंड से अपने अपने राज्य को देखें। मैं इस तरह से किसी भी राजा के, किसी एम्परर के आसपास गोल्ड से बने आर्ट में रहना चाहता हूँ, ताकि मैं इमॉर्टल हो जाऊं। इन आफ्टर ऑल इट्स वांट्स टू से दैट ही वांट्स टू बिकम इमॉर्टल। और सेट अपॉन अ गोल्डन बो टू सिंग, या तो अगर एम्परर के किंगडम में अगर मैं नहीं रहा तो मुझे कहाँ रख देना, गोल्डन बो टू सिंग। किसी भी गोल्डन बो पे, किसी गोल्डन ब्रांचेस पे, ट्रीज पे, वहां पे मुझे एक बर्ड के रूप में रख देना, ताकि मैं गाना गाता रहूं टू लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ बाइजेंटियम। मैं जो बाइजेंटियम के जो लॉर्ड्स एंड लेडीज हैं, उनको गाना गा गा के बताता रहूं कि कैसे उनका हायर गोल स्पिरिचुअलिज्म होना चाहिए, ना कि मटेरियलिस्टिक चीजें उनके काम आएंगे। तो मैं कहीं ना कहीं उनको भी बताऊंगा कि अब उनका टर्न है कि अब वो अपने सोल को प्योरीफाई करें और इस मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर रखें। ओके, कहीं ना कहीं डब्ल्यू बी ईट्स वांट्स टू बिकम द पार्ट ऑफ इटर्नल आर्ट। और इतना ही नहीं, वो आगे अपनी ड्यूटी भी करना चाहते हैं कि वो सर्व भी करेंगे आगे आने वाले जनरेशन को, कि और बताएंगे कि कैसे कैसे आप इस सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ सकते हैं। ऑफ व्हाट इज पास्ट और पासिंग और टू कम, और मैं वो कैसा क्या गाएंगे, वो पास्ट के बारे में बताएंगे, जो भी हो रहा है उसके बारे में, और क्या होने वाला है उसके बारे में बताएंगे। इसका मतलब कि क्या हुआ है पहले, और किस तरह से चल रहा है, और क्या होने वाला है। दिस ऑल थिंग्स डिपेंड्स ऑन द एक्शन ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो ये पोएम थी, ये परमानेंस की बात करती है, इमोर्टल आर्ट की बात करती है, बहुत ही खूबसूरत पोएम है। और एक चीज मैं बता दूं कि ये जो पोएम है, ये डेडिकेटेड है किसको, एक है नोरा मैकनीज। सेलिंग टू बाइजेंटियम पोएम इज डेडिकेटेड टू, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, नोरा, NOR, सॉरी, ये है नोरा, ओके, नोरा मैकनीज। ओके, नोरा मैकनिस, इनको ये पोएम डेडिकेटेड है। 4 स्टैंजाज हैं, 8 लाइन्स ईच, यानी कि ये ओटेवा रीमा में लिखी गई है और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। ठीक है, इसका राइमिंग स्कीम आप लिख लेंगे। राइमिंग स्कीम है इसकी, ओटेवा रीमा की होती है A B A B A B, ठीक है, एंड C C C C। तो ये हो जाएगी इसकी राइमिंग स्कीम, A B एंड C। ठीक है, so this was all about this poem, and I have tried to explain it as much as I could, and thank you so much for being there.